What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है यहां पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है जो 6 गल्फ स्टेट हैं उनके बीच में है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि इसका जो एम है वो एक तरीके से क्लोजर यूनियन बनाई जाए जो ऑयल रिच कंट्री है गल्फ रीजन में, यानी कि जिनके पास में ज्यादा ऑयल पाया जाता है। ऑयल बोलता हूं तो क्रूड ऑयल होता है। इसका मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर सही है यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका सी, यानी कि फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है यहां पर ये बिल्कुल सही है। पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नहीं है, ये इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में, रियाद के अंदर में। तो ये यहां पर स्टेटमेंट गलत हो गई, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में, किस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। तो टोटल मिलाकर 6 ये स्टेट अभी आप लोगों को बताए गए। तो 6 स्टेट कौन कौन से हैं ये? कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और ये हो गया सऊदी अरेबिया। तो ये गल्फ रीजन है बेसिकली, जिसका नाम यहाँ पर ये जो गल्फ रीजन है इसके नाम पर इसका नाम गल्फ रीजन पड़ा हुआ है। तो ये जो स्टेब्लिश किया गया था 6 ब्लॉक का ये जो एरिया था, ये स्टेब्लिश किया गया था 1981 में। और बेसिक इनका ये फंडा ये था कि ये ऑयल रिच कंट्री है, और ऑयल रिच कंट्री अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो उसके हिसाब से क्या रहेगा, मान लीजिए इनको प्राइस बढ़ाना है, प्राइस घटाना है, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं ये इसमें ऐड कर चल सकते हैं। और वही कहते हैं ना कि एक जैसे आदमी अगर एक साथ मिलकर रहेंगे तो एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, एक दूसरे कुछ ज्यादा सीख भी पाएंगे। तो उसी के चलते इसका गठन किया गया था। पर लेकिन आप लोगों को पता होगा 2017 में, अगर थोड़ा सा लंबे समय से आप लोग न्यूज फॉलो करके चल रहे हैं, तो जो कतर वाला रीजन है ये काफी न्यूज में था। कतर जो था यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया के हिसाब से काम करने को तैयार नहीं था, इसी के चलते इसके ऊपर ब्लॉकेड इंपोज करने की भी कोशिश की गई थी, क्योंकि कतर जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा था। तो इसी के चलते इस रीजन में ये भी बात बोली गई कि ये खुद की भी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए आज की डेट में तैयार नहीं है। तो इसके चलते इस रीजन पर क्वेश्चन मार्क भी लगने लगे थे कि क्या किस तरीके से यहां पर ये पर्टिकुलर काम कर पाएगा, क्योंकि कतर जो है, कतर को यहां पर एक्यूज किया गया कि जो डिसीजन ये लेते हैं कतर, वो डिसीजन यहां पर नहीं लेने देता है, उस डिसीजन को भी कतर ब्लॉक करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है आरपीएल के बारे में। इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग, यानी कि एक तरीके से सर्टिफिकेट यहां पर दिया जाता है एक देखने के लिए उनकी स्किल के बेस पर। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? आरपीएल जो ट्रेनी है यहां पर उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है अंदर प्रधानमंत्री ये कौशल विकास योजना। आरपीएल एक ही एलिमेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम का, और यहां पर ये स्कीम अंडर नीति आयोग के साथ में काम करती है। क्या स्टेटमेंट यहां पर सही है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर है इसके यहां पर ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये नीति आयोग का कोई चक्कर ही नहीं है। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में यहां पर ये स्कीम काम करती है, ना कि नीति आयोग के। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक तरीके से कौशल, एक तरीके से लोगों को एक तरीके से स्किल के बेस पर बेसिकली काम किया जाता है यहाँ पर, कि किस तरीके से लोगों को इसके थ्रू रिकॉग्नाइज करके सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि आगे वो कामयाब हो सके। तो मिनिमम बोला गया कि 2 मिलियन कैंडिडेट्स को यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री ये आरपीएल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कराया गया। 2 मिलियन का मतलब है लगभग 20 लाख के करीब लोग, ठीक है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। तो ये आप लोग आइडिया रखते हैं, तो आंसर इसका ए हो गया।
और मिनिस्ट्री आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। मिनिस्ट्री कौन सी यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये यहाँ पर इसकी मिनिस्ट्री है। तो एजुकेशन सिस्टम के बेस पर, वर्क लाइफ के बेस पर किस तरीके से ये पर्टिकुलर सिविल सोसाइटी में रहता है, वो सारी एक्टिविटी के बेस पर प्रायर लर्निंग यानी कि क्या अब तक उसने सीखा है, तो उसके बेस पर यहाँ पर बेसिकली सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आप लोग को स्पेशल ट्रेनिंग न दी जाए और आप लोगों ने अब तक जो अपनी नॉर्मल लाइफ को जीते जीते अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते जो भी आप लोगों ने सीखा है उसके बेस पर आप लोग एक तरीके से सर्टिफिकेशन दे देना, तो ऐसी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात करा है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो रिपोर्ट है 2018-19 वो रिसेंटली पब्लिश की गई है, रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा। दूसरी स्टेट में बोला गया है कि यहां पर अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग्स, यानी कि जो इसमें बोला गया है जो गर्ल है दो स्टेट में, खासकर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के अंदर में उनकी संख्या बढ़ी है 18 से 23 के बीच में जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट है एज कंपेयर टू अगर मेल के साथ में कंपेयर उनको किया जाता है तो, यानी कि गर्ल्स की एजुकेशन हायर लेवल यहां पर बढ़ रहा है एक तरीके से इनरोलमेंट एज कंपेयर टू जो मेल, यानी कि जो 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 यहां पर हमारी कंट्री में जो पुरुष वर्ग है उसके कंपेयर में। सही स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहां पर इसका बी। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्यों, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला गया यहां पर नीति आयोग, तो नीति आयोग नहीं है यहां पर, ये एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, तो उसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कब से ये सर्वे हमारी कंट्री में चल रहा है, तो ये सर्वे हमारी कंट्री में 2010-11 में स्टार्ट किया गया था। पहली स्टेटमेंट तो ये हो गई। दूसरा यहां पर अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो किस बेसिक पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है, तो हमारी कंट्री में जो जेंडर गैप है यानी कि मेल और फीमेल का क्या गैप है एजुकेशन सिस्टम में, खासकर हायर एजुकेशन की जब आप लोग बात करते हैं तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आप लोग 12th के बाद में जब आप लोग जाते हैं तो हायर स्टडीज बोलने लगते हैं उसको, ठीक है ना, तो उसके बारे में बात की जा रही। तो क्या यहां पर रेशियो है हमारी कंट्री में, उसको बेसिकली इसके थ्रू चेक किया जाता है। तो ये जो अभी रिसेंटली देखने को मिला इनरोलमेंट, तो 47.6% 2017-18 में, तो अभी यहां पर 48.6% हो गया 18-19 में, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर बात करेंगे तो इंक्रीज जो यहां पर हुआ है तो लगभग आप लोग देखते हैं मार्जिनली इंक्रीमेंट आप लोगों को फीमेल केस में अभी यहां पर देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है पेस सेटर फंड के बारे में, तो पेस सेटर फंड प्रोग्राम इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया इंडिया और रशिया के बीच में 2015 में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि एक ज्वाइंट फंड है जो अर्ली स्टेज ग्रांट करता है फंडिंग यहां पर एक्सेलरेट करने के लिए कमर्शियलाइजेशन और इनोवेशन, जो क्लीन एनर्जी होती है उसके सिस्टम को जनरेट करने के लिए और उसका बिजनेस मॉडल तैयार करने के लिए। इंडिया के द्वारा यहां पर 50 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 7.9 मिलियन फंड ज्वाइंटली कैपिटलाइज किया गया गवर्नमेंट्स के द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर रसिया नहीं है, यहां पर यूएसए होगा, तो ये स्टेटमेंट इसलिए यहां पर गलत हो गई। तो थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी कंट्री की कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर काम कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मिनिस्ट्री काम कर रही है। इसके द्वारा मिलकर काम कौन सी कंट्री के साथ में किया जा रहा है, तो ये यूएसए के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट स्टार्ट कब किया गया था दोनों के द्वारा, यहां पर यूएसए और इंडिया के द्वारा 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। फोकस किसके ऊपर है, फोकस है बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, इसी के साथ में विंड एनर्जी हो गया, वो एनर्जी जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस मॉडल क्रिएट करना, इसके ऊपर पूरा फोकस देने की बात की जाती है इनके द्वारा। तो ये स्टेटमेंट यहां पर आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के बारे में, जिसको PDNA बोला गया है। तो ये पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बोल रहा है। बोला गया कि ये जो टूल डेवलप किया गया है ये यहां पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया ओनली, ठीक है। एम जो है बेसिकली यहां पर ये कोशिश करता है कि डेवलप किया जाए कोई ऐसा कॉमन असेसमेंट रिकवरी करने के लिए, ताकि अप्रोच जो है पोस्ट क्राइसिस सेटिंग के बारे में बात कर सकें, यानी कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसका सॉल्यूशन क्या निकालना है उसके बारे में फोकस करता है। इन आप लोगों को बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, या फिर डी यानी कि नन ऑफ द अबव। ए बी सी या फिर डी। सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, ये जो डेवलप किया गया यहां पर ये ओनली यूनाइटेड डेवलपमेंट ग्रुप के द्वारा डेवलप नहीं किया गया, और भी यहां पर आप लोगों को नजर आएंगे यूनाइटेड डेवलपमेंट ग्रुप के साथ में वर्ल्ड बैंक और इसी के साथ में जो यूरोपियन एरिया है, यूरोपियन यूनियन, उनके द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया है। ये अकेला यहां पर काम नहीं करता है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया यहां पर ए।
बाकी अगर बात करें तो ये बेसिकली जो काम करता है, मान लीजिए कहीं पर कोई बाढ़ आ गई या फिर कोई सूखा पड़ गया, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, तो वहां पर किस तरीके से असेसमेंट किया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो इसलिए पोस्ट यानी कि बाद में डिजास्टर आ चुका है तो उसका असेसमेंट किया जाता है कि कितना ज्यादा यहां पर बर्बादी हो चुकी है, तो उसके बारे में बेसिकली ये चेक करता है। तो इसीलिए यहां पर ये इसको बोलते हैं पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट। ठीक है, तो ये आंसर इसका ए हो गया। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस लिए, एक और बात है यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हमारी कंट्री का, उसके द्वारा वन डे यहाँ पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई गई है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की, तो इसलिए रिसेंटली ये न्यूज में था, तो इसलिए भी इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी फैक्चुअल कई बार पूछ ले जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कारगिल टू कोहिमा ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, कारगिल टू कोहिमा। तो कोहिमा कहां पर है, नागालैंड तक पहुंचना है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को बताना है। किस किस एरिया को ये कवर कर रही है। तो एक तरीके ग्लोरी रन है यहाँ पर, जो कि हमारी कंट्री में एक तरीके से स्टार्ट की गई है। किस एरिया से होकर जाएगी, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4 5, डी में बोला गया 2 3 4 5। कौन सा आंसर सही है, सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि 1 लद्दाख, 2 यहां पर हो गया पंजाब, 4 हो गया उत्तर प्रदेश और 5 हो गया नागालैंड। तो यहां तक पहुंचेगी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये ग्लोरी जो रन है यहां पर, ये स्टार्ट की गई थी हमारी कंट्री में भी कारगिल वाले रीजन से एयरफोर्स के द्वारा। ये बेसिकली जो कवर करने वाली है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और नागालैंड। तो वहां तक ये पहुंचने वाली है। नाम रखा गया K2K क्योंकि कारगिल से स्टार्ट हुई है और कोहिमा तक पहुंचने वाली है। ठीक है, आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर CABE के बारे में। इसको बोलते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कंसिस्ट करते हैं यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर रिप्रेजेंटेटिव वेरियस जो इंटरेस्ट होते हैं, खासकर इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, और इसी के साथ में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। ये बोला गया फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश की गई थी 1920 में। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि 2 and 3 स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। रीजन क्या है, रीजन इसका ये यहां पर जो यहां पर बोला गया ना ओनली स्टेट गवर्नमेंट, तो ये ओनली स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट के लिए यहां पर ये काम करती है, तो इसलिए यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। इसके बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं यहां पर। बेसिकली सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेंटर के लिए स्टेट के लिए, सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश की गई थी 1920 में स्टेब्लिश की गई थी अंग्रेजों के टाइम पर, फिर इसको डिसोल्व कर दिया गया 1923 में, यानी कि 3 साल बाद डिसोल्व कर दिया गया। फिर इसके द्वारा फिर देखा गया कि यहां पर काम करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर फील्ड में, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को आगे लेकर चल सकते हैं। तो 1935 में फिर से इसको बनाया गया और फिर से अब यहां पर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 2004 में, और तब से यहां पर ये हमारी कंट्री में काम कर रही है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि हमारी कंट्री में काम कर रही है। दूसरा, कॉमन सेंस से भी आप लोग यहां पर इसका आंसर दे सकते थे। रीजन क्या है, यहां पर बोला गया ओनली स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है, पर लेकिन लोकसभा के मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर है, तो ओनली स्टेट के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब सेंटर की भी बात आएगी, यहां पर यूनियन टेरिटरी भी दे रखा है, यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर है, तो फिर स्टेट की कैसे बात हो गई। तो कॉमन सेंस भी यूज कर आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन सेंस का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। बात की जा रही है स्टबल बर्निंग के बारे में, यानी कि जो खरपतवार जलाया जाता है खेतों में, उसके बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोला जा रहा है क्विकली क्लियर कर देती है फील्ड को चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव वे में, जल्दी से खेत साफ हो जाता है किसानों के लिए, खेत तैयार करने के लिए, दूसरी खेती के लिए। रिड्यूस कर देती है नाइट्रोजन जो यहां पर टाइप है, उसके जो नाइट्रोजन टाइप है वो कम कर देती है। दूसरी स्टेटमेंट, किल कर देती है वीड्स, यानी कि जो खरपतवार होते हैं, एक्सक्लूडिंग दो रेजिस्टेंट टू हर्बेसाइड्स, यानी कि जो हर्बेसाइड डाले जाते हैं उसके जो रेजिस्टेंस करते हैं बस उनको छोड़ती है। किल कर देती है जो सलज होते हैं और अदर जो पेस्ट रहते हैं तो उनको किल कर देती है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 3 and 4, सी में बोला गया 1 and 4 एंड डी बोला गया 2 and 3। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट बिल्कुल सही है, जल्दी से जल्दी खेतों को साफ कर देती है, नाइट्रोजन रिड्यूस नहीं करती और ज्यादा यहां पर आप लोगों को चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये गलत यहां पर बोला गया, ऐसा कुछ नहीं करती है। ये बोला जा रहा है एक्सक्लूडिंग, ये थोड़ी ना रिश्तेदार है इसको छोड़ेगी या फिर उसको मारेगी। यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर सारे पिष्ट पतंगों को निपटा देती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, बात की जा रही है इबादत खाने के बारे में, फतेहपुर सीकरी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इससे रिलेटेड, बोला जा रहा है ये एक मॉस्क है जो यूज की जाती थी रॉयल फैमिली के द्वारा। अकबर का प्राइवेट प्रेयर चैम्बर था ये, जहां पर प्राइवेटली वो प्रार्थना करते थे।
ये एक हॉल था जहां पर वो डिस्कशन करते थे स्कॉलर के साथ में, जो कि अलग अलग रिलीजन के हुआ करते थे। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो रिलीजन, जो नोबल्स हैं, अलग अलग जो रिलीजन से लीडर हैं, वो आपस में डिस्कशन करते थे बिना अकबर के। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि अकबर जो थे वो अलग अलग रिलीजन के जो लोग थे उनके साथ में डिस्कस करते थे चीजें, ताकि जो सही सही चीजें उनको निकाला जा सके और उसी के साथ में फिर ढंग से अपना एक नया रिलीजन बनाया जा सके, जिसको दीन इलाही का नाम इनके द्वारा दिया गया था। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका सी हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो अकबर का जो ड्यूरेशन था, यहाँ पर उस टाइम पर ये अकबर के द्वारा ये बनाया गया जिसको हाउस ऑफ वर्शिप बोला गया। तो ये जो एक तरीके से जो एम्परर मुगल का जो टाइम था, ये 1556 से लेके आप लोगों को ये 1605 तक इनका टाइम पीरियड नजर आएगा। फतेहपुर सीकरी में यहाँ पर ये गैदरिंग होती थी, जो कि एक रिलीजियस गैदरिंग थी, यानी कि जैसे मैंने बताया भी, यहाँ पर जानने की कोशिश करते थे अलग अलग रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें, ताकि अच्छे से अपनी जनता को गाइड किया जा सके। ओके, तो आंसर सी है। आगे चलता हूं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीधा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। विटामिन और उनकी डिफिशियंसी की वजह से जो सी डिजीज होती है उसके नाम बताए जा रहे हैं। यहां पर बोला गया है विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी, दूसरा बोला गया है विटामिन डी की वजह से होता है ये है रिकेट्स, तीसरा बोला गया है विटामिन ई की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 1 2 3 ओनली, डी में बोला गया नन। ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो सही है। यहाँ पर विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स और विटामिन ई की वजह से जो बोला गया है नाइट ब्लाइंडनेस, ये गलत है, ये विटामिन ए की वजह से यहाँ पर होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया ए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर आप लोगों को इसी तरीके से पसंद आ रहा है तो शानदार तरीके से इनको एंजॉय कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सब जगह लिंक आप लोगों के वीडियो के नीचे है। अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी अब तक फैमिली का पार्ट अगर नहीं बने तो आप लोग फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। और देखिए, अगर लगता है कि कुछ भी आप लोग यहां से सीख रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि और ज्यादा लोगों को चीजें पहुंचाई जा सके। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो उनको भी फायदा जरूर होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।